गीता अपने खानदान की पहली लड़की थी जिसने 10वीं की परीक्षा दी थी। जब वो परीक्षा देने के लिए घर से जा रही थी तब उसकी माँ ने कहा था, अगर गीता अच्छे नंबरों से पास होगी तो हम लोग भगवान के दर्शन को जाएंगे। गीता के माता पिता और उसके चाचा चाची सभी संयुक्त परिवार में रहते थे। गीता और 4 बहनें भी। सबसे बड़ी गीता, सुनैना, नेहा और प्राची। गीता की चाची का एक ही बेटा था। सब लोग राजी खुशी एक ही घर में रहा करते थे। गीता बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है तो वो सभी के सभी भगवान के दर्शन को जाते हैं। और आते समय गीता के पिताजी और माँ गाड़ी में आगे बैठे हुए थे कि तभी अचानक एक ट्रक से गाड़ी की टक्कर होती है और उस हादसे में गीता के माता पिता गुजर जाते हैं क्योंकि वो दोनों सबसे आगे बैठे हुए थे। इसलिए ट्रक से टक्कर होते ही मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है और बाकी सब बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर वहां से भाग जाता है और जब चाचा चाची को जब होश आता है। हाय दैया, हाय, हे भगवान, लगता है मेरे तो पैर की हड्डी टूट गई है। वो बाकी सबको देखती है तो सब के सब घायल अवस्था में पड़े हुए थे और दर्द से करा रहे थे। वो अपने पति को आवाज देती है तो वो भी बुरी तरह घायल होता है। किसी तरह वो दोनों खुद को संभालते हुए बाहर आते हैं और बच्चों को भी बाहर निकालते हैं। गीता का चाचा जब अपने भैया भाभी को देखता है तो वो दोनों मर चुके थे। लड़कियां अपने माता पिता को मारा देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। वहां से गुजर रहे राहगीर उनकी मदद करते हैं और पुलिस और एम्बुलेंस बुला लेते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल लौट रहे थे तभी अचानक वो ट्रक आया और गाड़ी को टक्कर मार दी। अरे भैया, अरे भैया भाभी दोनों उसमें गुजर गए भाई साहब, क्या बताऊं। पुलिस सबके बयान लेकर चली जाती है। अगले दिन सबको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और उसके बाद घर आने पर चाची, अब हमारा क्या होगा? हम लोगों का क्या होगा? मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि अब क्या होगा तुम चारों का। तुम्हारे माँ बाप तो चले गए और तुम चारों को हमारे पल्ले छोड़ गए। ऐसा मत कहो चाची, अब आप दोनों हमारे माता पिता हो। भगवान ना करे मुझे तुम लोगों की माँ बनना पड़े। चारों के चारों मनहूस खा गई अपने माँ बाप को। तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारी सारी जिंदगी में तुम सबको मैं यहाँ बैठा कर अपनी छाती पर मूंग दलवाऊंगी? तभी सबसे छोटी बेटी प्राची आकर गीता से बोलती है, गीता दीदी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये देखो, ये औलाद हैं, माँ बाप मर गए और इन्हें खाने की पड़ी है, कुछ नहीं मिलेगा, अभी सब्र करके बैठ जा। 4 साल की प्राची को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो बहुत तेज भूख लगी थी और वो बार बार गीता से खाना मांग रही थी। प्राची, थोड़ी देर इंतजार कर ले। जैसे ही चाचा जी आ जाएंगे मैं तुझे खाना दे दूंगी। चाची बहुत गुस्से में है अभी। रात को जब उसके चाचा घर आते हैं तो गीता उनसे खाने के लिए बोलती है। चाचा चाची को बोलकर किसी तरह बच्चों को खाना दिलवा देते हैं। अगले दिन सुबह, ये कैसी बातें कर रही है? 2 दिन नहीं हुए मेरे भैया भाभी को गुजरे हुए और तुम्हें ये लड़कियां बोझ लगने लगी। सोचो, अगर उसी हादसे में हम दोनों मर जाते तो हमारे बेटे को कौन पालता? समझने की कोशिश करो, हमारे तो एक बेटा है, वो पाल लेते, लेकिन उनकी 4 बेटियों को हम कैसे पालेंगे? ले देकर यही एक घर है। सोचो, इनको अगर हम घर से निकाल दे तो सब कुछ हमारे बेटे का हो जाएगा। चाची के बहुत समझाने पर उसके चाचा इस बात के लिए मान जाते हैं और चारों बहनों को घर से निकाल देते हैं। जाते समय वो गीता को कुछ रुपए देते हैं ताकि वो गांव छोड़कर चली जाए। चारों बहनें अपने चाचा चाची की बहुत मिन्नतें करती हैं लेकिन वे उनकी एक नहीं सुनते और आखिर में सुबह के समय गीता अपनी तीनों बहनों को लेकर
शहर आ जाती है। अनजाने शहर में वो कुछ भी नहीं जानती थी। कई दिन वो चारों बहनें एक मंदिर के बाहर निकाल देती हैं। वहां पर जो प्रसाद मिल रहा था उसी को खा रही थी। मेरी बहनों, हम सारी जिंदगी तो इस तरह मंदिर की सीढ़ियों पर रहकर नहीं निकाल सकते। चलो यहाँ से चलते हैं और कहीं काम की तलाश करते हैं। हाँ गीता दीदी, चलो हम कहीं काम ढूंढते हैं। और दीदी, सच कह रही हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। गीता दीदी, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। और दीदी, हमें भूख भी बहुत तेज लगी है। चलो मेरे साथ आओ। देखो, वहाँ पर लिखा हुआ है 10 रुपए की 4 पूरी। पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। गीता प्राची को गोदी में उठा लेती है और फिर सब सड़क पार करके उस ठेले के पास आकर खाना खाने लगती हैं। जिस ठेले के पास वो खाना खा रहे थे वहीं सामने एक खंबे पर लिखा था कि काम वाले की जरूरत है। गीता वहां जाकर उस पर्चे को फाड़ लेती है। भैया, आप बताएंगे कि ये जगह कहाँ है? ढाबे वाला पर्चा देकर उन्हें बता देता है कि यहाँ से 2 गली आगे दाएं तरफ से जो आखिरी है वहीं का ये एड्रेस है। तुम प्राची के साथ यहीं पर बैठो। अनजाना शहर है, यहाँ वहाँ धक्के खाने से अच्छा है कि तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं अभी इनसे पूछ कर आती हूँ। अगर यहाँ काम हुआ तो सबसे पहले हम काम ढूंढेंगे। ठीक है दीदी, हम तीनों यहीं आपका इंतजार करते हैं। नेहा वो पर्चा लेकर कई लोगों से पूछते हुए आखिर उस घर पे पहुंच जाती है और वहां का दरवाजा बजाती है। हाँ बेटा, किससे मिलना है? ये मुझे वहाँ खंबे पर लगा दिखाई दिया। मुझे लगा कि काम की ज़रूरत है। क्या मुझे काम मिल जाएगा? तुम तो किसी अच्छे घर की लड़की लग रही हो, फिर तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ गई? और तुम्हारी तो उम्र भी कम है। मेम साहब, मुझे इस समय काम की बहुत ज़रूरत है। उम्र में क्या रखा है? जब जिम्मेदारी सर पर आ जाती है, उम्र नहीं देखी जाती, जिम्मेदारी देखी जाती है। गीता उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उस औरत को बहुत दुख होता है। वो गीता से बोलती है कि तुम अपनी बहनों को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी। गीता जल्दी से अपनी बहनों को लेकर वहां आ जाती है और उसके बाद मालकिन का पति, महक, तुमने अच्छे से जांच पड़ताल तो कर ली है ना? इन चारों बच्चों को देखकर आपको क्या लगता है ये हमसे झूठ बोल रही हैं? मुझे इतनी तो पहचान है ही लोगों की। कोई नहीं, हमें वैसे भी तो कोई काम वाली चाहिए ही थी जो 24 घंटे घर में रहे और घर की देखभाल करे। माता जी को तो हर समय कोई न कोई अपने पास चाहिए ही। उस घर के मालिक रमेश की माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिस वजह से महक को अपने ऑफिस से बहुत छुट्टियां करनी पड़ती थी। गीता को देखकर वो समझ जाती है कि वो घर का काम भी कर लेगी और कोई न कोई बहन माता जी का ख्याल भी रख लेगी। देखो गीता, हमारे पास में एक सर्वेंट क्वार्टर है, एक बड़ा सा कमरा है और उसी के अंदर किचन भी है। तुम चारों को उसी में रहना होगा और घर का सारा काम, बाहर का सारा काम भी करना होगा। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनका ख्याल भी रखना होगा। बदले में तुम यहाँ रह सकती हो और एक टाइम का खाना भी मैं तुम लोगों को दे दूंगी और 3,000 रुपये भी। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम अभी से काम पे लग सकती हो। गीता के पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए वो हाँ बोल देती है। फिर अपनी बहनों के साथ में उस कमरे में चली जाती है, जिस कमरे में एक बड़ा सा गद्दा नीचे बिछा हुआ था और रसोई में कुछ बर्तन और एक छोटा स्टोव रखा था। महक उनके लिए चाय बनाकर दे जाती है। चाय पीने के बाद और थोड़ी देर आराम करने के बाद गीता काम करने के लिए उनके घर पर चली जाती है। रसोई में बहुत सारे बर्तन धोने के बाद वो सबके लिए रात का खाना बनाती है। देखो गीता, पूरा दिन काम करते करते तुम थक जाओगी, इसीलिए रात का खाना तुम एक साथ यही बना लेना और फिर अपनी बहनों के लिए ले जाना। कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें आसपास के मार्केट दिखा दूंगी जहाँ से सामान लेकर आना होगा।
ठीक है दीदी, मैं सारा काम समझ लूँगी। मैंने खाना बना दिया है। क्या मैं अपनी बहनों को खाना खिलाकर आ जाऊँ? ऐसा करो, तुम खाना लेकर चली जाओ और अब कल सुबह ही काम पर आना। अगली सुबह गीता सुनैना महक के यहाँ काम शुरू कर देती हैं और नेहा वहीं कमरे में रहकर प्राची का ख्याल रखती है। वो घर काफी बड़ा था। वो सारे घर की सफाई करती, तब तक सुनैना महक की सास के पास बैठकर उनका ख्याल रखती है। पूरा दिन आज महक सिर्फ उन लोगों को काम करते हुए देख रही थी और शाम तक वो जान जाती है कि यहाँ चारों बहुत ही मजबूर लड़कियां हैं और घर की देखभाल अच्छे से कर सकती हैं। अगले दिन सुबह गीता और उनकी बहनों को घर पर छोड़कर महक भी ऑफिस जाना शुरू कर देती है। गीता, सुनैना और नेहा तीनों बहनें मिलकर सारे घर को ठीक ठाक करती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन कपड़े धोती और साथ ही साथ उनमें से कोई न कोई बारी बारी से माताजी का ख्याल रखती। प्राची को भी वो बारी बारी संभाल रही थी। एक महीना बीत जाता है तो महक उनसे बोलती है, देखो गीता, तुम बड़ी समझदार हो और तुम्हारे कंधे पर 3 बहनों की जिम्मेदारी भी है। मैं सोच रही थी कि तुम अपनी तीनों बहनों को स्कूल में एडमिशन करा दो। नए साल से पढ़ाई शुरू होने वाली है। एडमिशन से आराम भी हो जाएगा। इन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनने दो, ताकि जिंदगी में कभी भी मुसीबत आए तो ये उसका डट कर मुकाबला कर सके, तुम्हारी तरह। और तुम भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपने फॉर्म को भर दो। मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। गीता को महक का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी तीनों बहनों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देती है और खुद भी फॉर्म भर लेती है। अब गीता अकेले सारे घर को संभालती और दोपहर के बाद जब सब बहनें घर आ जाती तो वो मिलकर महक और उसके पति के आने से पहले सब काम खत्म कर देती है। बीच बीच में महक उनकी मदद करती रहती थी। आखिर में जैसे तैसे वो 4 अनाथ लड़कियां खुद की अपनी एक दुनिया बना लेती हैं।